नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं मनीष जाखड़ और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो अभी का अफीम किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसान साथियों, क्या आप जानते हैं कि अफीम की फसल की 70% सफलता सिर्फ आपके खेत की तैयारी पर निर्भर करती है। तो आइए इस वीडियो में मैं बताऊंगा सारे स्टेप जो आपकी फसल के उत्पादन को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। साथियों, सर्वप्रथम आते हैं अपन खेत की तैयारी पर। तो किसान साथियों, अफीम के खेत को एक बार आप बुआई से 2 से 3 दिन पहले एक गहरी जुताई करके छोड़ दें और उसको 2 से 3 दिन धूप में रहने दें। और जिस दिन अपन बुआई करें उससे या तो उससे एक दिन पहले या जिस दिन बुआई कर रहे हैं उस दिन सुबह उसको अच्छे से 3 से 4 बार उसमें जुताई करें। और हर बार जुताई करने के पश्चात या 1 से 2 जुताई करने के पश्चात उसमें पीछे प्लांकर रखें। प्लांकर से उसको अच्छे से लेवल करें ताकि उसमें जल भराव ना हो। और अच्छे से उसको फील्ड को टिलेज करके या उस फील्ड को तैयार करके आप उसको छोड़ दें। और इसी के साथ आप जिस दिन बुआई हो रही है उससे 3 या 4 दिन पहले आपने खेत तैयार किया था उसी दिन आप एक काम ये भी करें कि आप 50% FIM या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट लें और उसमें आप ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 किलो 50 किलो के हिसाब से मिलाएं और उसको मिला के एक छाँव में सुखा दें। उससे क्या होगा कि जो ट्राइकोडर्मा विरिडी अपना बायो फंजीसाइड है उस फंजीसाइड का कोलोनाइजेशन अच्छा होगा और वो उसमें जो अपना जो कंपोस्ट होगा या FIM होगा उसमें अच्छा सा कोलोनाइजेशन कर पाएगा, नमी रहेगी उसमें, इस वजह से उसमें कोलोनाइजेशन अच्छे कर पाएगा। उसके बाद जो अपन उसका एप्लीकेशन फील्ड में करेंगे उस कंपोस्ट का जिसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी अपने मिला रखा है वो अपन अफीम के खेत में उसका जो अपन एप्लीकेशन करेंगे बिल्कुल से अच्छे से कॉलोनी बनी हुई फंजीसाइड जो बायो फंजीसाइड रहेगा उसका एप्लीकेशन भी अच्छा होगा और फील्ड में उसको कॉलोनी बनाने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा और उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आपने जैसे ही खेत की तैयारी कंप्लीट कर ली उसके बाद आप कौन सा खाद मिलाएंगे, कौन सा आप सोइल ट्रीटमेंट देंगे, इस किसान साथियों अब हम आगे देखेंगे कि अफीम के खेत में एक मजबूत बेसल डोज कैसे रखें या उसमें कौन सा खाद मिलाएं या उसमें कौन सा फंजीसाइड मिलाएं या कौन सा इंसेक्टिसाइड मिलाएं। तो साथियों, सर्वप्रथम SSP 1 से 2 बैग, एक बैग से भी अगर आपका काम चल सकता है लेकिन आप 1 से 2 बैग ले सकते हैं। DAP की मैं बात करूं तो DAP आप 25 से 30 किलो लें और अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP की अगर बात करें तो वो 20 से 25 किलो आप लें। और अगर इसी के साथ आप माइक्रोन्यूट्रेंट मल्टीमैक्स वाला आता है वो 5 kg आप लें, 5 kg का बैग आता है वो लें। और इसी के साथ आप जिंक सल्फेट ले 4 से 5 kg, फेरस सल्फेट ले आप 2 से 2.5 kg और मैग्नीशियम सल्फेट 2 से 3 kg। और इसी के साथ आप ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 kg ले, जो कि आपको मैंने पहले बताया था। अगर आप 50 किलो कंपोस्ट में अगर खेत में बुआई से 3 से 4 दिन पहले अगर आपने 50 किलो कंपोस्ट में वो एक ट्राइकोडर्मा विरिडी का 1 kg का जो पैक आता है वो आपने मिला रखा है, अच्छी कॉलोनी उसमें बना रखी है, तो आपको अभी मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले नहीं भी मिला पाए हो तो आप अभी फील्ड में आप डायरेक्ट मिला सकते हो। वैसे बेस्ट तो वो रहेगा लेकिन नहीं मिला है उसके बाद आप इसमें मिला सकते हो। तो 1 किलो अपना ट्राइकोडर्मा विरिडी एक बायो फंजीसाइड है जो कि अपने फील्ड में जो सॉइल फंगस जो होते हैं उनको कंट्रोल करने में काम आएगा। और इसी के साथ आप ले माइक्रोराइजा 2 से 3 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से। और आगे चल के अपन देखते हैं कि कौन से फर्टिलाइजर को किन किन का फर्टिलाइजर मिक्स करना है और मिक्स करके कैसे उनका छिड़काव करना है। साथियों, आप हमेशा ध्यान रखें कि बहुत सारे किसान भाई ये मिस्टेक करते हैं और जानकारी के अभाव में ये गलती कर बैठते हैं कि डीएपी के साथ यूरिया भी मिक्स करते हैं बेसल डोज में, जबकि बेसल डोज में यूरिया आप अफीम की फसल में कभी ना मिलाएं। क्योंकि इसका कारण ये है, इससे ये होगा कि अपना डीएपी जो है डायमोनियम फॉस्फेट उसमें 46% मुख्यतः रूप से फॉस्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होती है और अपने यूरिया में 46% मुख्यतः रूप से नाइट्रोजन होती है। और जब ये दोनों की नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करती है तो वो अमोनिया गैस का स्रोत करती है, अमोनिया गैस निकालती है। जबकि नाइट्रोजन मुख्य रूप से अफीम नाइट्रेट फॉर्म में अपटेक करता है। तो ये एक तो नाइट्रोजन उसको इतनी मिलेगी नहीं क्योंकि अमोनिया फॉर्म में जब उसकी निकासी हो रही है, जो अमोनिया फॉर्म में उसका वेस्टेज हो रहा है, तो उसके बाद आप नाइट्रोजन का भी नुकसान कर रहे हो। साथ ही साथ जो अब आप यूरिया का डीएपी के साथ आप यूज कर रहे हो उससे फॉस्फोरस का फिक्सेशन या फॉस्फोरस लॉक भी होता है। तो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी भी आपके अफीम में कम होती है। अफीम के पौधे उस फॉस्फोरस को इतना अपटेक नहीं कर पाते या अवशोषित नहीं कर पाते। साथियों, इसका मुख्य रूप से आप ध्यान रखें कि यूरिया का डीएपी के साथ यूज ना करें। यूरिया को आप टॉप ड्रेजिंग में भी जैसे ही पौधा बनने लगे या बुआई के 10 से 15 दिन बाद आप दे सकते हैं, लेकिन डीएपी को आप बेसल डोज में ही दोगे क्योंकि डीएपी का छिड़काव आप टॉप ड्रेजिंग में नहीं कर सकते हो। इसलिए मुख्य रूप से आप ये बात ध्यान रखें कि आप बेसल डोज में डीएपी दें, ना कि यूरिया दें, और दोनों को एक साथ मिक्स कभी ना करें। और इसी के साथ एक और नुकसान भी है यूरिया का डीएपी के साथ यूज करने का, क्योंकि उससे जो अमोनिया गैस निकलती है वही अमोनिया गैस अपने अफीम के जो जड़ व अफीम का पौधा होता है वो 20 से 25 दिन तक बहुत ही कोमल होता है। और अमोनिया गैस जो निकलती है वो जड़ को सड़ाती भी है और जड़ को थोड़ा गहरा काला रंग में बदलती है। तो इसका यूज हमेशा ध्यान रखें ना करें।
तो आप एक सिंपल फंडा याद रखें कि आपको फर्टिलाइजर कौन सा मिक्स करके अप्लाई करना है। तो आप एसएसपी, एमओपी और डीएपी, आप ये तीनों फर्टिलाइजर मिक्स करें एक साथ में और एक बार खेत में छिड़काव करें। और दूसरी पारी में आप उसके जो नीम केक मैं बताना भूल गया पहले आपको, नीम केक भी आप फील्ड की तैयारी में 20 से 25 किलो आप यूज़ करें, हमेशा यूज़ करें, क्योंकि नीम की केक अफीम की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो आप नीम की केक ले, नीम की केक के साथ आपने जो फेरस सल्फेट लिया है वो ले, और एक जिंक सल्फेट ले, माइक्रोन्यूट्रिएंट मल्टीमिक्स वाला 5 kg का बैग ले, और साथ में आप ट्राइकोडर्मा वीडी, और ट्राइकोडर्मा वीडी हमेशा आपको पाउडर फॉर्म वाला लेना है, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि आप साथ में माइक्रोराइजा का एप्लीकेशन भी कर रहे हो। तो ट्राइकोडर्मा वीडी एक बायोफंजीसाइड है, उसके साथ आप माइक्रोराइजा एप्लीकेशन कर तो सकते हो, लेकिन ये आप सावधानी ध्यान रखें कि जो ट्राइकोडर्मा वीडी है वो पाउडर फॉर्म का होना चाहिए। लिक्विड फॉर्म का अगर आपका ट्राइकोडर्मा वीडी जो होगा वो कहीं ना कहीं माइक्रोराइजा जो अपना बायो फर्टिलाइजर है, फंगस बायो फर्टिलाइजर, वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि है तो ये एक जैव मतलब बायो फंजीसाइड ही है ट्राइकोडर्मा वीडी। तो अपना माइक्रोराइजा फंगस है, कहीं ना कहीं आप लिक्विड फॉर्म लेंगे तो उसको इफेक्ट करेगा। तो इफेक्ट ना हो इस कारण से आप ये बात ध्यान रखें कि ट्राइकोडर्मा वीडी आप पाउडर फॉर्म वाला यूज करें, और ट्राइकोडर्मा वीडी के साथ आप माइक्रोराइजा मिलाएं 2 से 3 kg, जैसे मैं आपने बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पारी में अपन को एसएसपी, एमओपी और डीएपी ये तीनों फर्टिलाइजर मिक्स करने, फील्ड में एप्लीकेशन करना है अच्छा सा यूनिफॉर्म मैनर में। और फिर आपको सेकंड पारी में आपको लेना है नीम की केक, 50 किलो कंपोस्ट या एफआईएम या वर्मी कंपोस्ट, और उसी के साथ आपको फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट, और एक अपना बच रहा है जो मल्टीमैक्स 5 kg वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो ट्राइकोडर्मा वीडी और माइक्रोराइजा, इन सब का आप मिक्सचर करें और अच्छे से मिक्सचर करें और फिर फील्ड में एप्लीकेशन करें। और इन सब का एप्लीकेशन करने के बाद एक मुख्य बात आपको याद रखनी है कि आपको डीएपी के साथ जिंक सल्फेट मिला के कभी अफीम की फसल में यूज़ नहीं करना है साथियों। इसका कारण ये है क्योंकि आप जब भी आप डीएपी के साथ आप जिंक सल्फेट का मिक्सचर करेंगे या फील्ड में एप्लीकेशन करने से पहले आप दोनों खादों को मिलाएंगे, तो फॉस्फोरस अपना फॉस्फेट फॉर्म में होता है और जिंक जो होता है अपने जेडएनएसओ फॉर्म में होता है, जिंक सल्फेट। तो ये जो दोनों फर्टिलाइजर मिलेंगे और आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे या रिएक्शन करेंगे, तो जो जिंक फॉस्फेट बनाएंगे। और जिंक फॉस्फेट क्या होता है फिर आगे चल के, जिंक का क्या है, फिक्सेशन हो जाता है, जिंक फिक्स होता है, जिंक लॉक हो जाता है। तो अफीम की फसल को जिंक अवेलेबल नहीं होता है, जिंक को अफीम की फसल का पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा कि आपने जिंक सल्फेट दिया है। तो साथियों इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें, जो जो भी मैंने आपको सावधानियां बताई, इन सावधानियों का आप ध्यान रखें और अच्छे से अपनी अफीम की फसल की खेत की तैयारी करें। और अफीम की फसल की खेत की तैयारी कैसे करें या उनमें कैसी बेड डालें, इनका वीडियो मैं नेक्स्ट बार लेके आऊँगा। और बने रहें आप मेरे साथ में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहें साथियों। अब अपन रेगुलर सीरीज लेके आएंगे, मैं साथ साथ आपको अफीम के फसल की पूरी जानकारी देता रहूँगा। जैसे अपने ये बेसल डोज की वीडियो बनाई है, इसी के साथ अपन आगे आगे जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे अफीम की ग्रोथ होगी, उस स्टेप से अपन साथ में चलते रहेंगे। अफीम में क्या रोग आते हैं, क्या रोग, किसका क्या अच्छा कंट्रोल है, किसका क्या अच्छा मेंटेनेंस है, सब काम एक के साथ एक पूर्ण निवारण आपको बताएंगे। आपका काम बस इतना ही है, आप वीडियो को हमेशा अंत तक देखना, पूरी बारीकी से देखना। कभी कोई बात जो आपको वीडियो में बोली गई हो और उससे आप असहमत हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें और हमें भी बताएं, और हमेशा आप वीडियो में जुड़े रहें साथ में। धन्यवाद।